स्टूडेंट्स, आइए आज के क्लास में हम बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 के अंतर्गत हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम पहुंचे थे प्रेगनेंसी एवं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हम सगर्भता एवं भ्रूणी परिवर्धन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले आपको निषेचित अंडाणु से मारुला बनने की क्रिया और मारुला के पश्चात है ना, मारुला से ब्लास्टुला बनने तक की क्रिया जो है भ्रूणी परिवर्धन के अंतर्गत बताई गई है। और इसके आगे हम भ्रूणी परिवर्धन की तीसरी अवस्था अर्थात सगर्भता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आपको पिछली क्लासेस में बताया गया है कि क्या हो जाता है, 16 कोशिकीय अवस्थाओं में क्या होती है, जो कोशिकाएं होती है वो क्या होता है, उनका व्यवस्थीकरण होता है। और कुछ कोशिकाएं परिधि साइड में शिफ्ट हो जाती और कुछ कोशिकाएं है ना मध्य भाग में क्या होती पाई जाती, जिसमें परिधि की कोशिकाओं को हमने ट्रोफोब्लास्ट कोशिका कहा, ठीक है। और यही ट्रोफोब्लास्ट कोशिका क्या करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण करती है, जिसके कारण जो क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट होता है वो स्वयं को क्या कर लेता है, गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम से जोड़ लेता है, ठीक है। और एंड्रोमेट्रियम से जोड़ने के पश्चात क्या हो जाती है, उसके बीच में एक गुहा बन जाती है ना। और उस गुहा को हमने क्या कहा, ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टोसील कहा। और इस प्रकार ब्लास्टोसील युक्त जो गेंदनुमा संरचनाएं थी उसी को हमने ब्लास्टुला के नाम से जाना। और इस प्रकार मारुला से क्या हुआ, ब्लास्टुला का निर्माण हुआ। अब होता क्या है, यहाँ पर सगर्भता की स्थिति में, ठीक है, ब्लास्टुला से पुनः क्या होता है, गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है उसको हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन क्या हो गई, गैस्ट्रुला के बनने की क्रिया हो गई। और गैस्ट्रुला किससे बनता है, तो ब्लास्टुला से बनता है, ठीक है। अब देखिए ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला कैसे बनेगा, तो ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोसिल गुहा होती है और परिधि कोशिकाएं और केंद्रकीय कोशिकाएं होती है, ठीक है। उन कोशिकाओं में मार्फोजेनेटिक गति होती है, ठीक है। मार्फोजेनेटिक गति के अंतर्गत जो परिधि की कोशिकाएं और केंद्र की कोशिकाएं होती है उनका पुनः क्या होता है, व्यवस्थीकरण होता है, ठीक है। और पुनः व्यवस्थीकरण या अरेंजमेंट के कारण क्या हो जाता है, उनके मध्य जो ब्लास्टोसिल गुहा पाई जाती है, ठीक है। ब्लास्टुला अवस्था में जो ब्लास्टोसिल गुहा पाई जाती कोशिकाओं के बीच में वो क्या हो जाती है, उनके मार्फोजेनिक गति के कारण समाप्त हो जाती है, ठीक है। और ब्लास्टोसिल गुहा के स्थान पर एक दूसरी गुहा, ठीक है, आर्केंट्रॉन गुहा का निर्माण हो जाता है। समझ में आई सबको। और फिर यही आर्केंट्रॉन गुहा क्या करती है, आगे जाके प्रारंभिक आहार नाल का निर्माण करती है। और फिर इसी आहार नाल से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्केंट्रॉन गुहा जो होती है वो मुख्य रूप से 3 जनन स्तर बनाती है। और इन्हीं तीनों जनन स्तर से फिर जो एक मानव होता है उसके विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। चलिए, तो इस प्रकार क्या होता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की अवस्था आती है, ठीक है। अब देखिए गैस्ट्रुला के पश्चात जो ब्लास्टोसिल गुहा के समाप्त होने पे आर्केंट्रॉन गुहा बनती है, वही आर्केंट्रॉन गुहा 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है, जिसमें से सबसे पहले क्या हो जाता है, एक्टोडर्म बनता है, ठीक है। एक्टोडर्म इसको हम बाह्य जनन स्तर बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है मेसोडर्म या मध्य जनन स्तर और अंत में बनता है एंडोडर्म या आंतरिक जनन स्तर। तो देखिए एक्टोडर्म या मेसो जनन है ना, मतलब बाह्य जनन स्तर क्या होता है, तो इस स्तर द्वारा कौन कौन से अंगों का निर्माण होती है, तो ध्यान पूर्वक है ना ध्यान देंगे सभी। एक्टोडर्म या जो बाह्य जनन स्तर होती है उनसे विभिन्न प्रकार के एक्टोब्लास्ट, न्यूरल प्लेट तथा न्यूरल प्लेट के नाम से सूचित की जाती। और इससे क्या होती है, बाह्य त्वची ग्रंथियां, ठीक है, जो बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रंथियां होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एपिथेलिया, मुख, मलद्वार और पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग का निर्माण होता है। इसके अलावा एक्टोडर्मा के न्यूरल प्लेट से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसका मुख्य भाग क्या होता है, मस्तिष्क का होता है, ठीक है। उसके अलावा गैंग्लिया, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स, रेटिना, पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली का विकास होता है। और एक्टोडर्मा के न्यूरल प्लेट से जबड़ा और दैहिक संवेदी न्यूरॉन्स और एड्रिनल मेडुला का निर्माण होता है। यदि हम इसको क्या बोले, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जो बाह्य जनन स्तर होता है या जो एक्टोडर्म लेयर होता है उससे क्या होती है, मुख्य रूप से त्वचा मतलब डर्मिस का, ठीक है, इसके अंतर्गत बायोडर्मिस और ठीक है आंतरिक त्वचा दोनों ही आती है। उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसके अंतर्गत क्या आती है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं आती है। तो इनका विकास क्या होता है, बाह्य एक्टोडर्म से होता है। समझ में आया सभी को। उसके बाद देखिए सगर्भता की स्थिति में जो दूसरा जनन स्तर है जिसको हम लोग मध्य
है ना, जनन स्तर या मेसोडर्म कहते हैं, इनकी कोशिकाओं से क्या हो जाता है, तो इनकी कोशिकाओं से कंकाली पेशी मतलब कंकाल तंत्र के, है ना, अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की पेशियां आती है उनका निर्माण होता है। उसके बाद त्वची डर्मिस, ठीक है, मतलब त्वचा के विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है। रक्त वाहिनियां और वाहिकाएं, मतलब हृदय में क्या हो जाता है, रक्त वाहिनियों जैसे कि धमनी, शिरा और कैपिलरीज का क्या होगा, निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही उत्सर्जन तंत्र और उसके विभिन्न अंग जैसे कि किडनी है, ठीक है, वृक्क शिरा है, वृक्क धमनी है, ठीक है, इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आता है लिम्फेटिक तंत्र, लिम्फेटिक मतलब लसिका तंत्र, ठीक है, जिस प्रकार परिसंचरण तंत्र में मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसी प्रकार लसिका परिसंचरण तंत्र होता है। तो इनका भी निर्माण जो है मध्य स्तर से होना प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद मध्य स्तर से क्या हो जाता है, यदि वो क्या है, मेल है तो उसमें मादा जनन तंत्र का नर जनन तंत्र का विकास होना शुरू हो जाता है। और यदि वो क्या है, फीमेल है तो उसमें मादा प्रजनन तंत्र का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आंतरिक स्तर या, है ना, मतलब आंतरिक जनन स्तर या एंडोडर्म। देखिए एंडोडर्म जो होता है वो सबसे अंत में विकसित होता है और इस एंडोडर्म विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले प्रारंभिक आहार नाल बनता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल बनता है, आहार नाल, और इसी प्रारंभिक आहार नाल से फिर बाद में क्या होता है, पाचन तंत्र के विभिन्न अंग, जैसे पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों में आप लोग जानते हैं, है ना, ग्रसनी, ग्रास नली, ठीक है, अमाशय, उसका छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आते हैं, है ना। तो इन पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों का विकास जो है प्रारंभिक आहार नाल से होने लगता है। उसके बाद पाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार की ग्रंथि जैसे कि यकृत है, ठीक है, अग्न्याशय है, उसके बाद अमाशय है, ठीक है, इसके अलावा और भी अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कि थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, है ना, उसी तरह एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, बहुत सारे इसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों का निर्माण जो है आंतरिक स्तर से होने लगता है। उसके बाद श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र के, है ना, अनुसार क्या हो जाएगा, नासिका, नासा छिद्र, नासावेश्वर, ट्रेकिया, ठीक है, तो इन सब का विकास जो है क्या होता है, श्वसन तंत्र के, है ना, अंतर्गत होता है। उसके बाद मूत्राशय और कर्ण के मध्य भाग का निर्माण जो है एंडोडर्म अर्थात आंतरिक जनन स्तर से होने लगता है। तो इस प्रकार सगर्भता की स्थिति में तीनों ही जनन स्तरों से क्या हो जाता है, एक शिशु के विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इस विकास के दौरान जो सगर्भता की जो 90 महीने होते हैं उसमें शिशु का जो कुल भार होता है वो अपरा तथा एमनियोटिक द्रव सहित लगभग 3.4 किलोग्राम का हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे सगर्भता, ठीक है। उसके बाद सगर्भता की स्थिति में क्या होता है, जो गर्भाशय में शिशु होते हैं वो क्या करता है, हिल डुल सकता है, अर्थात उसको गर्भाशय के बाहर भी, ठीक है, शिशु को अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, उनकी धड़कनों को, है ना, सुना जा सकता है, ठीक है, और उनके द्वारा होने वाली हलचलों का भी अनुभव किया जा सकता है। समझ में आया सबको। और इस प्रकार क्या हो जाता है, 280 दिनों में, 280 दिन मतलब लगभग 9 महीने और 10 दिन में क्या हो जाती है, जो सगर्भता की स्थिति है वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या होती है, प्रसव की क्रिया प्रारंभ होती है। चलिए गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आज के हम बायोलॉजी क्लास में चैप्टर 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और मानव प्रजनन के अंतर्गत हम यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे शिशु निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोग को भ्रूण परिवर्धन की विभिन्न अवस्था अर्थात मारुला बनना, ब्लास्टुला बनना और सगर्भता की स्थिति जो है बताई गई थी, ठीक है। लेकिन आगे आज हम देखते हैं कि शिशु निर्माण की क्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए आप सभी जानते हो कि युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, मादा में अंडाणु अर्थात मादा युग्मक और शुक्राणु अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, युग्मक जनन के है ना क्रिया के फलस्वरूप जब ये युग्मक बन जाते तो उनमें क्या होती, निषेचन की अवस्था आती और निषेचन की अवस्था में अंडाणु और शुक्राणु क्या करते हैं, संलयित होकर के एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह क्रिया क्या होती है, मादा शरीर के अंदर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत फैलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ठीक है। और द्विगुणित जायगोट बनने के दौरान क्या हो जाता है, लगातार जायगोट में विभाजन की क्रिया होती है
और है ना, मतलब जैसे ही क्या होता है, जो द्विगुणित जाइगोट या निषेचित अंडाणु होता है वो अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर आता है, ठीक है, या गुजरता है, तो उस स्थिति में उसमें क्या होता है, लगातार विभाजन की क्रिया होती है ना। और लगातार विभाजन से क्या हो जाता है, जो एक कोशिकीय जाइगोट होता है वो क्या हो जाती है, 16 कोशिकीय है ना अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे उसका जो आकार होता है वो एक गेंदनुमा संरचना की भांति दिखाई देता है। और इसी 16 कोशिकीय अवस्था या गेंदनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, मॉरूला बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार मॉरूला के विकसित हो जाने के पश्चात क्या हो जाता है, यह मॉरूला 4 से 6 दिन, ठीक है, निषेचन के 4 से 6 दिन मतलब लगभग 1 सप्ताह तक क्या हो जाता है, गर्भाशय में पहुंच जाता है। यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए, गर्भाशय में जब मॉरूला पहुंचता है तो मॉरूला की जो 16 कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, विन्यासित होने लगती है, और कुछ कोशिकाएं परिधि की ओर चली जाती है और कुछ कोशिकाएं है ना मध्य भाग में आ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार मध्य भाग में आने से क्या हो जाता है, परिधि की कोशिका और मध्य भाग की कोशिकाओं के बीच में एक गुहा बन जाती है जिसको ब्लास्टोसिल कहते हैं। और इस प्रकार इस ब्लास्टोसिल गुहा युक्त है ना अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार ब्लास्टुला के बनते बनते है ना कितना दिन हो जाता है, 24 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। मतलब 4 से 6 दिनों मॉरूला के बनने के पश्चात क्या हो जाता है, 4 है ना मतलब लगभग 24 दिनों में ब्लास्टुला का विकास हो जाता है, ठीक है। या निषेचन के 24 दिनों तक क्या हो जाएगा, ब्लास्टुला का निर्माण होता है। उसके बाद देखो, ब्लास्टुला निर्माण के बाद क्या हो जाता है ना, लगभग 24 दिन मतलब कितना सप्ताह हो गया, 4 सप्ताह हो ही जाता है ना, क्योंकि 24 दिन मतलब लगभग 1 महीना और 1 महीना मतलब लगभग 4 सप्ताह, ठीक है। तो इस प्रकार 4 सप्ताह के बाद या 24 दिन के बाद क्या हो जाता है, 5वें सप्ताह तक, ठीक है, 5वें सप्ताह तक ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण हो जाता है, मतलब सगर्भता की स्थिति आ जाती है, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और 5वें सप्ताह तक क्या हो जाता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बन जाता है, जिसमें ब्लास्टोसिल गुहा समाप्त हो जाती है और आर्केंट्रॉन गुहा बनती है, ठीक है। और फिर उसी आर्केंट्रॉन गुहा से 6वें सप्ताह में क्या हो जाता है, जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है ना। और कितनी जनन स्तर बनती है, तो आप सभी को पता है कि 3 जनन स्तर, एंडोडर्मा, मेसोडर्मा और जो है एक्टोडर्मा का विकास हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार 3 सप्ताह तक जो क्या होता है, भ्रूण होता है, ठीक है। 3 सप्ताह का जो भ्रूण होता है वो बिल्कुल एक नाशपाती जो खाने वाला फल होता है, ठीक उसके समान दिखाई देता है। और 4 सप्ताह तक यह भ्रूण जो होता है वो सी के आकार का आ जाता है, मतलब सी के आकार का दिखाई देता है, ठीक है। और इस प्रकार क्या हो जाता है, आपको पहले ही पता है कि 5वें सप्ताह में है ना वो क्या कहलाती है, गैस्ट्रुला अवस्था आती है, ठीक है, जो कि सगर्भता की स्थिति में हमने पढ़ा। उसके बाद 6वें सप्ताह में क्या होता है, भ्रूण में जनन स्तरों का निर्माण होता है, और फिर इन्हीं जनन स्तरों से भ्रूण के विभिन्न अंगों का विकास होता है, ठीक है। और 7वें 9वें सप्ताह तक क्या हो जाता है, भ्रूण में हाथ और पैरों का विकास हो जाता है, ठीक है। मतलब 7वें से 9वें सप्ताह के क्रम में क्या होता है, शिशु के अंतर्गत हाथ और पैर के विकास होते हैं, ठीक है। इसके अलावा शिशु में पाचन तंत्र का भी विकास हो जाता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा प्रारंभिक आहार नाल बनता है, प्रारंभिक आहार नाल से फिर पाचन तंत्र के विभिन्न अंग बनते हैं। साथ ही तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, मेरुरज्जु और विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं का विकास हो जाता है। उसके बाद यह भी पहचान में आ जाता है कि जो भ्रूण है वो क्या है, लड़की है या लड़का है, ठीक है। और इस प्रकार जैसे ही भ्रूण के लिंग का निर्धारण होता है, उसमें उसके अनुरूप लिंग के अनुरूप प्रजनन तंत्र भी है ना विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग को बताया गया था कि यदि भ्रूण क्या है, मादा है, तो उसमें मादा प्रजनन तंत्र का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और यदि नर है तो नर प्रजनन तंत्र का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। लेकिन यह जो सूचना होती है ना गर्ल से अब वयस होने की, वो केवल भ्रूण तक सीमित होती है ना, यह किसी को पता नहीं होता। चलिए, समझ में आया सभी को, ठीक है। उसके बाद देखिए, और जो शिशु का सिर होता है वो क्या हो जाता है, 7वें से 9वें सप्ताह तक लगभग शरीर के आधा हो जाता है ना। आप लोग देखे होंगे जब शिशु जन्म होता है तो सिर का जो आकार होता है वो क्या होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो शिशु का सिर होता है वो क्या हो जाता है, उसके शरीर की तुलना में लगभग आधा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 महीने तक क्या हो जाता है, 7वें से 9वें सप्ताह के पश्चात है ना इन क्रियाओं का मतलब इन अंगों का विकास होता है। उसके बाद 9वें मतलब तीसरे महीने के अंत तक क्या हो जाता है, शिशु में कंकाल तंत्र है ना, कंकाल तंत्र और कंकाली पेशियों का निर्माण। कंकाल तंत्र मतलब शिशु के संपूर्ण जो कंकाल तंत्र जो कितनी होती है, 206 अस्थियों की होती है ना, उनका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। लेकिन शिशु में क्या होता है, 206 से अधिक अस्थियां होता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक कंकाल तंत्र का विकास हो जाता है, ठीक है। और जो शिशु की
लंबाई होती है वो लगभग 3 इंच की होती है। उसके बाद चौथे माह तक शिशु के शरीर पर, है ना, संपूर्ण शरीर पर रोम या छोटे छोटे बालों का विकास हो जाता है और इस चौथे महीने तक शिशु के जो शरीर की लंबाई है वो 7 इंच की होती है। ठीक है। उसके बाद 5वें माह तक क्या हो जाता है, शिशु में रक्त और अस्थिमज्जा बनना प्रारंभ हो जाता है, साथ ही आहार नाल का भी विकास होता है। ठीक है। उसके बाद 6वें महीने तक जो गर्भ में पल रहा भ्रूण होता है वो बिल्कुल एक छोटा मानव का प्रतिकृति होता है या छोटा मानव का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, 6वें महीने के अंत तक। उसके बाद 7वें महीने में जो शिशु होता है वो क्या होता है, गर्भ से बाहर, है ना, मतलब गर्भ से बाहर स्वतंत्र रहने योग्य बन जाता है। इसलिए देखेंगे कि कई लोगों में क्या हो जाती है, जो प्रसव की क्रिया होती है वो 7वें महीने में ही हो जाती है ना। तो 7वें महीने तक शिशु का क्या हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है और वह इस योग्य बन जाता है कि जब उसका प्रसव हो और वो गर्भाशय से बाहर आए तो, है ना, जो वातावरण है उसमें वो क्या कर सके, है ना, मतलब सरलता पूर्वक या अनुकूलित होकर रह सके। ठीक है। तो ये होता है 7वें महीने तक शिशु के विकास की प्रक्रिया। उसके बाद याद रखेंगे कि चौथे महीने तक, ठीक है, चौथे महीने तक देखिए शिशु में क्या हो जाता है, मतलब स्टेथोस्कोप द्वारा, है ना, जो डॉक्टर लगाते हैं हृदय की धड़कन सुनने के लिए। ठीक है। उस स्टेथोस्कोप द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, चौथे महीने में ही शिशु के धड़कन को सुन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो 6वां महीना होता है ना, 6वें महीने में क्या किया जा सकता है, माता के उदर द्वारा, ठीक है, माता के उदर द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गर्भस्थ शिशु होता है या गर्भस्थ भ्रूण होता है उसके धड़कन को सुना जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 8वें महीने में क्या होता है, जब, है ना, शिशु का 7वें महीने में प्रसव नहीं हो पाता है या प्रसव नहीं होता है, तो 8वें महीने के क्रम में क्या होता है, शिशु में वसा का जमाव होने लगता है और जो गर्भस्थ भ्रूण होता है वो हरा भरा होने लगता है। ठीक है, मतलब गर्भ में ही शिशु का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही क्या होती है, 9वां महीना आता है या जो 9 माह 10 दिन का समय पूर्ण होता है, उसमें शिशु की जो लंबाई है वो लगभग 18 से 22 इंच का हो जाता है और शिशु के शरीर का वजन 6 से 8 पाउंड हो जाता है। ठीक है। और 9 महीना तथा 10 दिन कंप्लीट होने पर शिशु क्या होती है, गर्भाशय से बाहर आने योग्य बन जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से क्या होती है, गर्भाशय में शिशु के निर्माण की प्रक्रिया चलती है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आगे के क्लासेस में हम देखेंगे प्रसव जिसको हम लोग सामान्य भाषा, है ना, जिसको सामान्य भाषा में आप लोग डिलीवरी के नाम से जानते हैं। देखिए इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि प्रसव या डिलीवरी कौन सी अभिक्रिया। ठीक है। देखिए बहुत ही सरल शब्दों में यदि बोले तो गर्भवती माता, देखो इसके पहले हम लोग भ्रूणी परिवर्धन की क्रिया पढ़े हैं। भ्रूणी परिवर्धन के अंतर्गत हमने देखा कि 9वें माह और 10वें दिन के पूर्ण होते होते शिशु में, मतलब 6वें महीने तक क्या हो जाता है, शिशु में संपूर्ण अंगों का निर्माण हो जाता है और 7वें महीने के आते आते शिशु गर्भाशय से बाहर रहने योग्य बन जाता है। ठीक है। और 8वें महीने में क्या होता है, शिशु में वसा का जमाव होने लगता है जिससे शिशु के आकार और क्या होती है, भार में वृद्धि होती है। ठीक है। और इस प्रकार 9वें महीने के होते होते क्या होता है, शिशु पूरी तरह से गर्भाशय के बाहर रहने योग्य बन जाता है और फिर क्या होती है, अगली अवस्था जो होती है वो प्रसव की होती है। और प्रसव की क्रिया में क्या हो जाता है, जैसे ही, है ना, 9 महीने और 10 दिन का जो समय होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है। तब क्या होती है, गर्भवती माता के गर्भाशय से गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। ठीक है। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव या डिलीवरी के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब देखो यह जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, या प्रसव की जो क्रिया है वो कैसे होती है। तो देखो प्रसव निम्नलिखित प्रकार से होता है। देखो गर्भाशय में क्या होती है, पूर्ण विकसित फीटस होता है ना, क्योंकि 7वें महीने तक उसका पूर्ण विकास हो जा रहता है। तो पूर्ण विकसित फीटस, है ना, का क्या होता है, जब मतलब फीटस जब क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ठीक है। देखिए पीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की पेशियों में, ठीक है, गर्भाशय की जो आंतरिक पेशियां होती है उनमें संकुचन उत्पन्न करता है। ठीक है। मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की आंतरिक पेशियों को संकुचित करती है जिसके कारण गर्भाशय में दर्द होने लगता है, जिसको लेबर पेन कहते हैं। ठीक है। इस लेबर पेन के कारण गर्भाशय पर दबाव उत्पन्न हो जाता है और दबाव के कारण
है ना, तुरंत कार्पस ल्यूटियम की कोशिकाओं द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है और यह रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय की प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाने का कार्य करती है। ठीक है, और रिलैक्सिन हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की प्यूबिक सिम्फाइसिस फैल जाती है, जिसमें सबसे पहले गर्भस्थ शिशु का सिर बाहर निकलता है और उसके पश्चात शिशु का संपूर्ण शरीर गर्भाशय से बाहर आ जाता है। ठीक है, और शिशु के बाहर निकलते ही कुछ समय पश्चात शिशु के, है ना, चारों ओर से घिरी हुई अपराध झिल्ली या प्लेसेंटा, एमनियोटिक द्रव, है ना, हमने पढ़ा था, है ना, अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियों के अंतर्गत ये सब हमने पढ़ा है। तो अब, है ना, शिशु के बाहर निकलती कुछ समय पश्चात अपरा, एमनियोटिक झिल्ली और एमनियोटिक द्रव तथा कोरियोल झिल्ली भी क्या हो जाती है, गर्भाशय से बाहर निकल जाती। ठीक है, उसके पश्चात क्या हो जाता है, जैसे ही, है ना, झिल्ली गर्भाशय से बाहर आता है, पुनः ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करती है ना, गर्भाशय की जो प्यूबिक सिम्फाइसिस फैली होती है उसको संकुचित करती है और प्यूबिक सिम्फाइसिस को संकुचित करके गर्भाशय को पुनः संकुचित कर देती है। ठीक है, और इस प्रकार जो प्रसव की प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। समझ में आया? तो यह क्या कहलाती है, प्रसव प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, इस स्थिति में होता क्या है, ध्यान रखेंगे, जैसे शिशु गर्भाशय से बाहर आता है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी क्या होती है, वो पूरी तरह से गर्भवती माता से स्वतंत्र नहीं होता। तो सबसे, है ना, और गर्भवती माता से वो, है ना, शरीर देखो, गर्भाशय से बाहर आने के बाद भी जो शिशु होता है वो गर्भवती माता से नाभि नाल द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो उसको, शिशु को स्वतंत्र करने के लिए क्या किया जाता है, नाभि नाल को अजर्मीकृत धागे से, है ना, देखा होगा, है ना, नवजात शिशु जो होता है उसके नाभि पर एक धागा बंधा होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अजर्मीकृत धागा बोलते हैं। तो जो शिशु का नाभि नाल होता है जो गर्भवती माता से, है ना, जुड़ा होता है या संबंधित रहता है, उसको क्या करते हैं, एक अजर्मीकृत धागा से बांध देते हैं और बांधने के पश्चात एक अजर्मीकृत, है ना, मतलब जिससे इन्फेक्शन होने का डर नहीं होता। ठीक है, अजर्मीकृत ब्लेड से काट दिया जाता है और फिर ब्लेड से काटने के बाद शिशु को गर्भवती माता से क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये क्या होती है, प्रसव की क्रिया होती है। समझ में आया सभी को? तो ध्यान पूर्वक पढ़िए सभी। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा बायोलॉजी के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन, जो कि इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, याद रखेंगे। देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, तो इसके पहले हमने प्रसव पढ़ा। ठीक है, और प्रसव के पश्चात होने वाली अगली क्रिया है दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रसवोपरांत या प्रसव के पश्चात माता के स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावित होने की क्रिया को दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, प्रसव के पश्चात, है ना, माता के स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का श्रावण होता है, जो कि, है ना, नवजात शिशु के लिए क्या होता है, एक पूर्ण आहार होता है। ठीक है, देखिए यह प्रक्रिया, है ना, कैसे होती है, तो देखो, जो दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया होती है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले दो प्रकार के हार्मोन, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि प्रसव में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, इन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव के कारण या उत्प्रेरण के कारण ही क्या हो जाता है, स्तन ग्रंथियों से प्रसव के पश्चात दुग्ध का श्रावण होना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया सभी को? देखिए, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था के 6 महीने में ही प्रारंभ हो जाती है ना, मतलब जब गर्भावस्था 6 महीने का हो जाता है तो उस अवस्था में ही क्या हो जाता है, स्तन ग्रंथियों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से, है ना, स्तन का मतलब दुग्ध का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया? लेकिन होता क्या है, उस समय स्तन ग्रंथियों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है ना, मतलब जो गर्भाशय होती है या गर्भावस्था के निर्धारण के लिए क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। तो गर्भावस्था के दिनों में होती क्या है ना, कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है ना, मतलब श्रावण की दर अधिक रहती है, तो वो इन हार्मोनों का लेवल भी क्या होता है, काफी अत्यधिक होता है। ठीक है, काफी अत्यधिक होने के कारण उस स्थिति में क्या होता है, स्तन ग्रंथियों से, है ना, दूध का
निर्माण तो होता रहता है, लेकिन दूध का जो है स्रावण नहीं हो पाता है ना, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो दूध को स्रावित होने नहीं देते। ठीक है, समझ में आया सबको? या ऑक्सीटोसिन के प्रभाव को कम कर देते हैं, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है अपेक्षा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ठीक है, इसलिए गर्भावस्था में दुग्ध स्रावण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही प्रसव की क्रिया होती है तो प्रसव की क्रिया होने के फलस्वरूप होता क्या है, कोरियोनिक झिल्ली, अपरा झिल्ली और एमनियोटिक द्रव का बाहर निकल है ना, एमनियोटिक द्रव बाहर निकल जाते हैं, जिससे जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसका भी स्तर नीचे हो जाता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का स्तर नीचे हो जाने के कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण भी कम हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में होता क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण स्तन ग्रंथियों से क्या होता है, प्रसव के पश्चात दुग्ध स्रावित होने लगता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, प्रसव के पश्चात क्या होते हैं, नवजात शिशु बाहर आता है ना, तो नवजात शिशु का उस समय क्या होता है, एकमात्र पूर्ण आहार दुग्ध होता है। ठीक है, तो दुग्ध के लिए क्या करते हैं, जब है ना नवजात शिशु का जो होठ होता है वो स्तन ग्रंथियों के निप्पल को स्पर्श करता है, तो उस स्थिति में जो हमारे मस्तिष्क का, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला भाग जो होता है वो ऑक्सीटोसिन मतलब फ्यूज ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करती है। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है, यह हार्मोन क्या करती है, स्तन ग्रंथि की मायोएपिथेलियम ऊतकों को संकुचित करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, और जब इन मायोएपिथेलियम ऊतकों में संकुचन प्रारंभ होता है तो क्या हो जाती है, स्तन ग्रंथियों से दूध बाहर आने लगता है। ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दुग्ध स्रावण की प्रक्रिया बोलते हैं। समझ में आया? देखिए दुग्ध में होता क्या है, तो जो गर्भवती माता का जो दूध होता है उनमें वसा, जल है ना, लैक्टोज शर्करा, कैसिन प्रोटीन और लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसोजाइम एक क्या है, महत्वपूर्ण प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, जो क्या करता है, शिशु को रोगाणु और जीवाणुओं से बचाता है या सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो एक प्रकार जो लाइसोजाइम होता है वो शिशु को क्या करता है, पूरी तरह से असंक्रमित बना देता है, मतलब शिशु पर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। ठीक है, और इस प्रकार जो माता का जो दूध होता है वो शिशु के लिए क्या होता है, पूर्ण आहार होता है। ठीक है, क्योंकि प्रसव के पश्चात जो शिशु नवजात शिशु उत्पन्न होता है वो क्या होता है, काफी है ना, मतलब भार और आकार में काफी छोटा होता है, और धीरे धीरे शिशु क्या करता है ना, अपना विकास करने लगता है, मतलब अपने भार और आकार में धीरे धीरे वृद्धि करता है। ठीक है, और इस वृद्धि के लिए उसको क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है ना, जो कि उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण क्या होती है, प्रसव के है ना कुछ समय पश्चात ही आवश्यक हो जाती है ना, और वो उसको कहाँ से प्राप्त होती है, तो दुग्ध से। ठीक है, और यह दुग्ध जो होता है वो शिशु मतलब नवजात शिशु के लिए एक पूर्ण आहार होता है। समझ में आया? उसके बाद याद रखेंगे कि प्रसव के पश्चात जो है ना लगभग 4 से 6 दिनों तक जो दूध निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम, ठीक है, दुग्ध, या फिर उसको खीस या कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, मतलब लगातार प्रसव के पश्चात 4 से 6 दिनों तक निकलने वाला जो दूध होता है वो अत्यंत गाढ़ा होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रथम स्तनीय खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। समझ में आया? इस खीस या कोलेस्ट्रम में क्या पाई जाती है, इन सारी चीजों की उपस्थिति होने के साथ साथ ही क्या होती है, एंटीबॉडी होती है ना, और एंटीबॉडी जो होता है वो नवजात शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक होता है ना, क्योंकि यही एंटीबॉडी क्या करता है, नवजात शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। समझ में आया सभी को? तो इस प्रकार से ये कहलाता है दुग्ध स्रावण की क्रिया, है ना। उसके बाद आप सभी को पता है, और डॉक्टर भी सलाह दिया है, मतलब डॉक्टर द्वारा भी सलाह दिया जाता है कि एक जो नवजात शिशु होते हैं उसको कम से कम अपनी है ना 6 महीने तक क्या करना चाहिए, है ना, माता का ही स्तनपान करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए दुग्ध स्रावण की क्रिया जो होती है या स्तनपान की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, माता के लिए, है ना, एक प्रकार का क्या हो जाता है, मतलब ऋतुस्राव की क्रिया को बंद रखता है। मतलब जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती है उनमें क्या होता है, प्रसव के कुछ महीने बाद भी, मतलब 6 से लगातार 6 महीने से 1 साल तक क्या होता है, उनमें ऋतुस्राव की क्रिया नहीं हो पाती है ना। तो इस प्रकार ऋतुस्राव प्रारंभ नहीं होने के कारण क्या हो जाती है, कोई भी जो महिलाएं होती है वो क्या होती है, 1 साल तक उसमें गर्भावस्था पुनः नहीं आती। समझ में आया सभी को?